नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों, हम जो जिला दर्शन सीरीज शुरू की थी उसके अंदर हम आज पार्ट 2 लेकर आए हैं और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज नए ज़िले के बारे में। कौन सा ज़िला आएगा? नीम का थाना। कौन से ज़िले के बारे में बात करेंगे? नीम का थाना ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं नीम के थाने ज़िले के जो प्रशासनिक विभाजन किया गया है इसका, उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से उपखंड बनाए गए हैं, कौन कौन सी तहसील बनाई गई हैं, कौन से ज़िलों से इसको तोड़ा गया है और इसके अलावा कौन कौन से ज़िलों के साथ इसकी सीमा लगती है। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, जो नीम का थाना तहसील थी वो हम बात करें पहले कौन से ज़िले में शामिल थी? सीकर ज़िले में। कौन से ज़िले में शामिल थी? सीकर ज़िले के अंदर शामिल थी। वर्तमान में जो नीम का थाना ज़िले का निर्माण किया गया है उसमें हम बात करें तो कौन से ज़िले से निकाला गया है? एक तो आता है झुंझुनू। कौन सा जिला आता है? झुंझुनू जिला। उसके अलावा हम बात करें तो एक कौन सा जिला आएगा? सीकर। कौन सा जिला आता है? सीकर। एक तो झुंझुनू जिला आता है और एक कौन सा जिला आता है? सीकर जिला आता है। इन दोनों जिलों से हम बात करें तो कौन से जिले का निर्माण किया गया है? नीम का थाना जिले का निर्माण किया गया है। वैसे हम बात करें तो नीम का थाना था वो कौन सी जिले का तहसील था? सीकर जिले की। कौन से जिले की था? सीकर। वर्तमान में बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आता है? खेतड़ी। खेतड़ी के अलावा हम बात करें तो उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी के अलावा हम बात करें तो पाटन। पाटन के अलावा हम बात करें तो नीम का थाना और एक कौन सा आएगा? श्री माधोपुर। खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, श्री माधोपुर और पाटन, इन क्षेत्रों को मिलाकर हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र जिला बनाया गया है? नीम का थाना जिले का निर्माण किया गया है। अब देखो आगे, इस आगे हम बात करें तो देखो, एक तो हम बात करें तो नीम का थाना जिला वो कौन से संभाग में आता है? सीकर संभाग में। सीकर संभाग में हम बात करें तो वर्तमान के अंदर 4 जिलों को शामिल किया गया है। जो हम बात करें नए 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए, उनमें एक कौन सा संभाग आता है? सीकर संभाग। इसमें हम बात करें 4 जिले कौन कौन से आते हैं? झुंझुनू, सीकर, चूरू और एक कौन सा आता है? नीम का थाना। एक कौन सा आता है? नीम का थाना। तो हम बात करें चूरू है, नीम का थाना ये तो एक नया जिला बनाया गया। चूरू है उसको कौन से संभाग से निकाला गया है? बीकानेर संभाग से। कौन से संभाग से निकाला गया है? बीकानेर संभाग से निकाला गया है। जबकि हम बात करें झुंझुनू और सीकर संभाग, एक तो आता है झुंझुनू और एक झुंझुनू और एक कौन सा आता है? सीकर जिला। एक तो झुंझुनू और एक कौन सा आता है? सीकर जिला। दोनों की हम बात करें तो ये किस में शामिल किए गए? सीकर संभाग में। पहले कौन से में आते थे? जयपुर में। कौन से में आते थे? जयपुर में आते थे। एक चीज ये। इसके अलावा बात करें तो एक इसके अंदर जो उपखंड और एक हम बात करते हैं तहसील के बारे में। तहसील की हम बात करें तो तहसील में तो कौन कौन सी आते हैं? नीम का थाना। इसके अलावा बात करें तो कौन सी आती है? श्री माधोपुर। इसके अलावा बात करें तो उदयपुर वाटी। एक कौन सी आती है? खेतड़ी। और एक कौन सी आती है? पाटन। एक कौन सी आती है? पाटन। इसके अलावा बात करें उपखंड की तो उपखंड की हम बात करें तो एक तो कौन सा आता है? नीम का थाना। एक हम बात करें तो कौन सा आता है? श्री माधोपुर। एक कौन सा आता है? उदयपुर वाटी। और एक कौन सा आता है? खेतड़ी। नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और एक कौन सा आता है? खेतड़ी। इन सभी की हम बात करें तो इनको तो किस में शामिल किया गया है? उपखंड में। जबकि हम बात करें तहसील के अंदर कितनी आती हैं? 5 तहसील। नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी और कौन सी आती है? पाटन। और संभाग कौन सा बनाया गया है? सीकर संभाग। और इसमें हम बात करें झुंझुनू, सीकर, चूरू और कौन सा आता है? नीम का थाना क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो ये तो बात हो गई जिले, उपखंड और संभाग की। अब हम बात करें आगे, तो आगे हम बात करें तो आगे आता है कि सीकर व झुंझुनू जिलों को तोड़कर किसका निर्माण किया गया? नीम के थाना जिले का निर्माण किया गया था। इसमें देखो एक चीज एक और देखनी है आपको, क्या? एक हम बात करें खेतड़ी और एक आता है उदयपुर वाटी। इन दोनों को किस में निकाला गया है? झुंझुनू में से। किस में से निकाला गया है? झुंझुनू में से। एक हम बात करें पाटन, एक कौन सा आता है? नीम का थाना। एक कौन सा आता है? श्री माधोपुर। पाटन, नीम का थाना और एक कौन सा आता है? श्री माधोपुर। तीनों की हम बात करें, पाटन, नीम का थाना और एक कौन सा आता है? श्री माधोपुर। तीनों की हम बात करें तो तीनों के अंदर कौन सा जिले से निकाला गया है? सीकर जिले से। कौन से जिले से निकाला गया? सीकर जिले से निकाला गया है।
किससे निकाला गया है? सीकर जिले से निकाला गया है। एक चीज़ ये याद रखना। अब देखो उससे आगे हम बात करें तो एक आता है कि सीकर जिला है, नहीं सॉरी नीम का थाना है, उसमें से हम बात करें तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको ये कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है। जिलों की हम बात करें तो नीम का थाना जिला को 4 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 4 जिले। 4 की हम बात करें कौन कौन सा आता है? एक तो आएगा झुंझुनू, एक कौन सा आता है? सीकर, एक कौन सा आता है? जयपुर उत्तर, या फिर हम बात करें तो इसका क्या नाम आता है? जयपुर ग्रामीण। कौन सा आएगा? जयपुर ग्रामीण। और एक हम बात करें तो कौन सा आता है? कोटपुतली बैरोड। एक तो हम बात करें कौन सा जिला आएगा? झुंझुनू। इसके अलावा बात करें तो कौन सा आएगा? सीकर। इसके अलावा बात करें तो कौन सा आता है? जयपुर ग्रामीण। एक हम बात करें तो कौन सा आता है? कोटपुतली बैरोड। तो हम बात करें एक तो ये याद रखना कि कौन राजस्थान में हम बात करें तो कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाएगा? झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और एक कौन सा आएगा? कोटपुतली बैरोड। इसके अलावा हम बात करें हरियाणा। एक चीज़ याद रखना कि कौन से राज्य के साथ सीमा बनाएगा? तो कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? हरियाणा राज्य के साथ। कौन से राज्य के साथ सीमा बनाएगा? हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाता है। अब देखो इससे आगे अगर हम बात करें तो आगे आपको बात करने वाले हम जियोग्राफी और कल्चर और हिस्ट्री की दृष्टि से हम बात करें तो क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कांतली नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कांतली नदी के बारे में बात करेंगे। कांतली नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से। कहाँ से उद्गम होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर। पहले तो हम बात करेंगे पहले ये किस प्रकार से बहती थी। तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता था। कहाँ से होता था? खंडेला की पहाड़ी सीकर। खंडेला की पहाड़ी सीकर से उद्गम होने के बाद ये कहाँ पे बहती थी? एक तो सीकर और एक कौन सा आता था? झुंझुनू। एक कौन सा आता था? झुंझुनू। एक तो सीकर में बहती थी और एक कौन से जिले में बहती थी? झुंझुनू जिले में। वर्तमान में हम बात करें तो इसके अपवाह तंत्र में बदलाव हुआ है और इसके अंदर 3 जिले शामिल हो गए। सबसे पहले कौन सा आता है? सीकर। सीकर के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है? नीम का थाना। कौन सा आता है? नीम का थाना। और उसके बाद कौन सा जिला आता है? झुंझुनू जिला। तो वर्तमान में कांतली नदी वो कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। सबसे पहले खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है, उसके बाद सीकर जिला, उसके बाद नीम का थाना, उसके बाद कौन सा आएगा? झुंझुनू जिला। एक हम बात करें तो कांतली नदी वर्तमान में कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 3 जिलों में, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। कुल लंबाई कितनी आती है इसकी? 100 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 100। एक हम बात करें इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी आती हैं? साप व मावत। कौन सी आती हैं? सांप व मावत। एक हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? कांतली नदी। कौन सी नदी आती है? कांतली नदी आती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? कांतली नदी आती है। कौन सी आती है? कांतली नदी। एक चीज़ ये याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से। इसके बाद हम बात करें तो नीम का थाना, उसके बाद झुंझुनू। एक हम बात करें इसकी सहायक नदी कौन सी आती है? सांप। एक कौन सी आती है? मावत। एक हम बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोराबाटी। क्या कहलाता है? तोराबाटी कहलाता है। अपवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा? तोराबाटी। एक हम बात करें तो प्राचीन या पहले हम बात करें तो एक तो झुंझुनू के अंदर इसके किनारे एक सभ्यता हुआ करती थी। कौन सी? सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सुनारी सभ्यता, जो वर्तमान में किस में शामिल हो गई? नीम का थाना। सीकर में हम बात करें तो कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता। और ये भी हम बात करें तो किस में शामिल होगी? नीम का थाना। तो नीम का थाना जिले में हम बात करें तो कांतली नदी के किनारे 2 सभ्यताएं विकसित हैं। कौन कौन सी? सुनारी सभ्यता, खेतड़ी, नीम का थाना, और एक गणेश्वर सभ्यता। कौन सा? नीम का थाना। एक चीज़ ये याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। सबसे पहले है कहाँ पर? नीम का थाना में। खोज कब की गई थी?
रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा खोज की गई। जबकि हम बात करें उत्खनन किसके द्वारा किया गया, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार। रतन चंद्र अग्रवाल और किसके द्वारा किया गया था, विजय कुमार के द्वारा। खोज तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। जबकि हम बात करें उत्खनन, तो उत्खनन कब किसके द्वारा किया गया, आर.सी. अग्रवाल और एक कौन सा था, विजय कुमार। मुख्य रूप से हम बात करें यहाँ से जो मेन जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनकी हम बात करें तो क्या क्या थी, तांबे के उपकरण, इसके अलावा हम बात करें तो मछली पकड़ने का कांटा, एक हम बात करें तो चित्रकारी युक्त बर्तन, और एक हम बात करें बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बना बांध। ठीक है, एक हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। क्या बोला जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या बोला जाता है, जननी कहा जाता है। एक इसको क्या बोला जाएगा, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, एक हम बात करें तो एक आती है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता की हम बात करें तो सुनारी सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था, 1980-81 में। कब किया गया था, 1980-81 में किया गया था। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद करना कि यहाँ से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं। कौन सी भट्टियां प्राप्त हुई हैं, लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बात करें तो एक यहाँ पे चावल के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक हम बात करें तो स्लेटी रंग के चित्रित मर्द बांड मिले। एक हम बात करें तो राजस्थान के अंदर है जोधपुरा, नो है सुनारी। केवल 3 सभ्यताओं से हम बात करें तो क्या मिले, स्लेटी रंग के चित्रित मर्द बांड प्राप्त हुए। इसके अलावा लोहे से बना प्याला जो संपूर्ण भारत में केवल कहाँ से प्राप्त हुआ है, सुनारी सभ्यता, नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना से प्राप्त हुआ है। क्या, लोहे से बना प्याला। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, एक चीज ये याद रखना कि नीम का थाने का जो नाम है वो किस नाम से बना है, निम्बार्क का स्थान। किस नाम से नीम का थाना नाम पड़ा है, निम्बार्क का स्थान नाम से इसका नाम बना है। एक चीज ये याद रखनी। उसके बाद देखो, एक आता है पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है, पाटन का युद्ध। पाटन के युद्ध की हम बात करें तो पाटन का युद्ध वर्तमान में हम बात करें तो कहाँ पे आता है, नीम का थाना। पहले ये कौन से क्षेत्र में आता था, सिक्कर। कौन से में आता था, सिक्कर में। तो वर्तमान में बात करें तो पाटन का जो युद्ध है वो कहाँ पे आता है, नीम का थाना। कब हुआ था, 20 जून 1790 को महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक प्रताप सिंह के मध्य। एक हम बात करें यहाँ पे सिंधिया की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, लकवा दादा और डी बोइन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, लकवा दादा और एक कौन आता है, डी बोइन। उसी प्रकार से हम बात करें तो अफगान नेता आता है इस्माइल बेग। कौन सा आता है, इस्माइल बेग। तो एक तो हम बात करें तो इस्माइल बेग था, ये तो किसके साथ था, प्रताप सिंह के साथ। जबकि हम बात करें सिंधिया सेना का नेतृत्व किसने किया था, लकवा दादा और डी बोइन के द्वारा। एक तो हम बात करें तो पाटन का जो युद्ध है उसका स्थान चेंज हो गया, वर्तमान में कौन से जिले में आ गया, सिक्करी। कौन से जिले में आ गया, नीम का थाना। कब हुआ था, 20 जून 1790। इस प्रकार से हम बात करें तो राजस्थान के अंदर कई युद्ध हैं जिनके स्थान चेंज हो गए। उनकी हम बात करें तो देखो, एक आता है गिरिशमेल का युद्ध। गिरिशमेल का युद्ध जेतारण पहले कहाँ पे था, पाली में, और वर्तमान में कहाँ पर आ गया, ब्यावर में। एक कौन सा था, गिरिशमेल का युद्ध, जो जेतारण कहाँ पे था, पाली में, वर्तमान में कहाँ पर आ गया, ब्यावर में। इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। किसके मध्य हुआ था, मालदेव है शेरशाह सूरी के मध्य। किसके मध्य हुआ था, मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। एक तो मालदेव और एक कौन सा था, शेरशाह सूरी, दोनों के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध होता है, गिरिशमेल का युद्ध, जेतारण ब्यावर। कहाँ पे, वर्तमान में कहाँ पे आ गया, पाली के अंदर। और हम बात करें तो एक आता है 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ था। एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक आता है सिवाना का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है, सिवाना का युद्ध। सिवाना के युद्ध की हम बात करें तो एक तो पहले कहाँ पे था, बाड़मेर में, और वर्तमान में हम बात करें तो कहाँ पर आता है, बालोतरा के अंदर। वर्तमान में इसका स्थान चेंज होकर कौन सा आ गया, बालोतरा के अंदर। कब हुआ था, 1308 में। एक चीज याद रखना कि जो सिवाना का दुर्ग है इसकी स्थापना की गई थी 11वीं शताब्दी में। किसके द्वारा की गई थी, वीर नारायण पंवार के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, वीर नारायण पंवार के द्वारा। इसमें हम बात करें तो सिवाना के अंदर 2 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए, 2 शाखे। प्रथम शाखे की हम बात करें तो एक तो डेट आती है 1310 या फिर कितनी आती है, 1308। कितनी आती है, 1308। उसमें हम बात करें
तो कौन कौन युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था? वीर सातलदेव, किस या किसके द्वारा किया गया था? वीर सातलदेव। और एक कौन आता है? सोमेश्वर। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और दुर्ग का नाम क्या रखा गया था इनके द्वारा? खैराबाद। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक आता है सिवाना का दूसरा शाखा, कब हुआ था? 1582 में। केसरिया हम बात करें किसके द्वारा किया गया था? कल्याणदास, या फिर क्या नाम आता है? वीर कल्ला। क्या नाम आता है? वीर कल्ला। कल्याणदास या फिर क्या नाम आएगा? वीर कल्ला। उसी प्रकार से हम बात करें तो आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। और हम बात करें जोर किसने किया था? हाड़ी रानी आती है, बूंदी के राव सुरजनमल हाड़ा की पुत्री। किसकी पुत्री थी? बूंदी के राव सुरजनमल हाड़ा की पुत्री थी, सुरजन हाड़ा की पुत्री। और हाड़ी रानी के द्वारा केसरिया किया, जोर किया गया। और केसरिया किसके द्वारा किया गया था? कल्याणदास या वीर कल्ला के द्वारा किया गया। उसके बाद देखो एक आता है गिंगोली का युद्ध, कहाँ पर हुआ था? परबतसर, डीडवाना, कुचामन। परबतसर पहले कहाँ पे था? नागौर में। और वर्तमान में कहाँ पे शामिल हो गया? डीडवाना, कुचामन सिटी में। कब हुआ था? 12 मार्च 1807 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1807 को हुआ था। उसमें हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखना कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर ये युद्ध हुआ था। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भीम सिंह की पुत्री थी। और आगे चलकर हम बात करें ये युद्ध हुआ किसके मध्य था? जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य। जयपुर और कौन सी रियासत के मध्य? जोधपुर रियासत के। तो जोधपुर के शासक कौन थे? मानसिंह। कौन थे? मानसिंह। और इसमें हम बात करें जयपुर की सेना थी उसको विजय माना जाता है। आगे चलकर हम बात करें तो सगाई मारवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह उसके साथ हुई थी। ये मतलब इतिहास की बातें हैं। एक हम बात करें तो अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुड़ावत के कहने पर हम बात करें तो कृष्णा कुमारी को 21 जुलाई 1810 को क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया, जो मेवाड़ के इतिहास पर बहुत ही अमिट कलंक माना जाता है। एक चीज़ ये याद रखना। एक आता है बगरू का युद्ध, कहाँ पर हुआ था? जयपुर ग्रामीण। वर्तमान में कौन सा जिला आता है? जयपुर ग्रामीण। पहले कौन सा था? जयपुर जिला। कब हुआ था? 1748। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। किसके मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह और किसके मध्य हुआ था? माधो सिंह। और इसको हम बात करें तो इसको राजमहलों की या राज परिवार की लड़ाई कहा जाता है। बगरू के युद्ध को क्या बोला जाता है? राजमहलों या राज परिवार की लड़ाई कहा जाता है। तो ये जो युद्ध हैं उनके क्या चेंज हुए? स्थान चेंज हुए। ठीक है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे आते हैं कल्चर। कल्चर की हम बात करें तो एक तो नाम याद रखना, गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर की हम बात करें तो वर्तमान में श्री माधोपुर कौन से जिले में आता है? नीम का थाना में। और पहले हम बात करें कहाँ पे था? श्री माधोपुर सीकर में। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक आता है मनसा माता मंदिर, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर था। कहाँ पे था? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और वर्तमान में कौन सा जिला आ गया? नीम का थाना। उसी प्रकार हम देखें तो एक आता है तांबे की खान। तांबे की खान कहाँ पे है? राजस्थान में खेतड़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में कौन से क्षेत्र में शामिल हो गया? नीम का थाना जिले में शामिल हो गया। एक हम बात करें तो एक आता है स्वामी विवेकानंद जी। 1291 में हम बात करें तो खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के यहाँ आए थे। 1291 में हम बात करें तो किसके यहाँ आए थे? अजीत सिंह के आया। वहाँ पर हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, एक आता है यहाँ पर कि खेतड़ी के महल को जो निर्माण है उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भोपाल सिंह के द्वारा। और इनको क्या कहा जाता है? झुंझुनू का हवा महल। क्या बोला जाता है? झुंझुनू का हवा महल। और इन महलों का निर्माण कब किया गया था? 1770 में। कब किया गया था? 1770 में। उसके बाद देखो एक चीज़ और याद रखना, एक हम बात करें यहाँ पे जो प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं नीम का थाना में, वो आते हैं गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर, बघेश्वर। एक तो आता है गणेश्वर, एक आता है टपकेश्वर, एक बालेश्वर और एक कौन सा आता है? बघेश्वर। ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना। एक हम बात करें तो एक आता है कोटबांध, एक आता है कायमकुंड और एक आता है पापड़ा तालाब। एक तो कौन सा आता है? कोटबांध, एक क्या आता है? कायमकुंड और एक कौन सा आता है? पापड़ा तालाब। तीनों के तीनों हम बात करें तो कौन से जिले के अंदर आते हैं? नीम का थाना जिले में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? नीम का थाना जिले के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें तो एक तो आपको याद रखना है कि प्रमुख रूप से कौन कौन से जिले के साथ सीमाएं लगती हैं, एक कौन से राज्य के साथ सीमा है। इसका मतलब बात करें तो नीम का थाना कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है? अंतर्राज्य सीमा पर है। मतलब कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? हरियाणा के साथ। उसी के साथ हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखना कि कौन से उपखंड बनाए गए हैं, कौन कौन सी तहसीलें बनाई गई हैं, इतिहास में क्या क्या चेंज हुआ है, कल्चर में क्या क्या चेंज हुआ है। और इसके अलावा हम बात करें तो जियोग्राफी के रूप से हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन सी नदी आती है? कांकरी नदी। तो यहाँ पे हमने बात की नीम का थाना जिले की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जिले के बारे में। धन्यवाद।